ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। और उसमें से भी जो आज टाइप ऑफ कनेक्शन जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर रिपीटेड कनेक्शन। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि कनेक्शन जनरली होता क्या है। कनेक्शन का मतलब है कि इट इज़ दैट अरेंजमेंट जिससे क्या करते हैं हम लोग किसी भी दो चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, उसी को हम एक कनेक्शन बोलते हैं, है ना। कनेक्ट कर रहा है दो चीज़ों को, इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट। तो कनेक्शन अगर आप देखोगे स्टील स्ट्रक्चर में, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा था, आपके तीन तरह के कनेक्शन थे। पहला था आपका रिवेटेड कनेक्शन, ये देख पा रहे हैं ना आप स्क्रीन, कोई भी आप में से रिप्लाई यस अगर कर, सर। है ना। कनेक्शन में आपका था, पहला था रिवेटेड कनेक्शन। अब रिवेटेड कनेक्शन जिसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो रिवेटेड कनेक्शन आपने देखा होगा, जैसे आपको एग्जांपल उसमें दिए थे कि आप अगर हाउस होल्ड अपने जो यूटेंसिल्स है उसमें देखेंगे, जो फ्राई पैन होता है उसमें हैंडल और जो पैन के बीच में जो कनेक्शन होता है वो रिवेटेड कनेक्शन होता है। ठीक है, और ये आपका एक तरह का फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो बोल्टेड कनेक्शन होता है, जिसमें नट्स एंड बोल्ट्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं। ये भी आपका फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। और तीसरा टाइप का जो आपका कनेक्शन होता है वो होता है आपका वेल्डेड कनेक्शन। तो जो आपका स्टील स्ट्रक्चर है उसमें ये तीनों टाइप का आपको डिज़ाइन करना है एज पर लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, जो रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन है ये आपका होता है फ्लेक्सिबल कनेक्शंस के अंदर आता है। ये आपका आता है फ्लेक्सिबल कनेक्शंस के अंदर। फ्लेक्सिबल कनेक्शन क्यों बोल रहे हैं इसे हम, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये जो कनेक्शंस होते हैं इनमें जो दो पार्ट्स या दो ऑब्जेक्ट जो जोड़े गए हैं, दो प्लेट जोड़ी गई हैं, वो आपकी थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट रिजिड। जबकि वेल्डेड कनेक्शन जो होता है ये आपका रिजिड कनेक्शन के अंदर आता है, इसीलिए इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब देर इज सम चांसेस ऑफ मूवमेंट। तो अगर आप हैवी स्ट्रक्चर्स में इसको यूज़ कर रहे हैं तो यू विल ऑलवेज प्रिफर द रिजिड कनेक्शन, क्योंकि जो हैवी स्ट्रक्चर्स हैं या जहाँ पर वाइब्रेशंस आना है तो वहाँ पर हम लोग मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मूवमेंट अलाउ होगा तो जो आपका रिवेटिंग हो रखा है या बोल्टिंग हो रखा है उसके लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वेल्डेड कनेक्शन में क्योंकि रिजिड जॉइंट होता है, रिजिड कनेक्शन होता है, तो इसमें आपका हैवी लोड्स को बेयर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें कि जो रिवेटेड कनेक्शन जनरली अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, हाउस होल्ड में तो ये अभी भी यूज़ हो रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये आपका इन ओल्ड स्ट्रक्चर्स यूज़ होता था, जहाँ पर ज़्यादा हैवी लोड का प्रोविजन नहीं था। ठीक है, और बोल्टेड कनेक्शन आपका कहाँ यूज़ होता था, इन ट्रसेस एंड ब्रिजेस। ट्रेसिस एंड ब्रिजेस में हम लोग आपका बोल्टेड कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रस एंड ब्रिज वो जिसमें हैवी लोड नहीं है, इम्पैक्ट लोड नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। पर जहाँ पर आपका वेल्डेड कनेक्शन इस्तेमाल होता है तो वेल्डेड कनेक्शन इज ऑलवेज यूज्ड इन हैवी लोडेड स्ट्रक्चर्स, जिसमें हैवी लोड आपका आना है। ठीक है, ये तीन टाइप के हैं। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स इज नॉट सुटेबल फॉर डैश, ठीक है, तो डैश में आपका क्या आंसर आएगा, इट इज नॉट यूज फॉर क्रिटिकल लोड्स। जहाँ पर क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल कंडीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स होगा, वहाँ पर हम लोग आपका फ्लेक्सिबल कनेक्शन को नहीं यूज करेंगे। सो इट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर क्रिटिकल लोड्स, इसको हम लोग वहाँ यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ कनेक्शन। इसके अलावा अब हम पहली बात करेंगे कि आपका जो कनेक्शन टाइप होता है उसमें पहला कनेक्शन है आपका रिवेट। तो रिवेट जनरली जैसे मैंने आपको बताया, आप हाउस होल्ड में भी यूज़ करते हैं, आपकी जो व्हीकल्स में जो नंबर प्लेट है उसमें यूज़ होती है। तो रिवेट की खास बात क्या होती है कि रिवेट और बोल्ट में क्या अंतर है, बेसिकली यही अंतर है कि रिवेट वंस उसको हम एक बार उसको पुट कर दें, अगर लगा दें, तो उसको निकालने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। विदाउट आप टूल्स के, स्पेसिफिक टूल्स के, आप उसे निकाल नहीं सकते। ठीक है, आपका क्या होगा, निकालने की कोशिश करोगे बिना टूल के तो उसमें बेयरिंग एंड शेयरिंग फेलियर आएगा। तो ये आपने पढ़े थे कि बेयरिंग एंड शेयरिंग फेलियर होते क्या। तो अगर हम बात करें रिवेट की, तो रिवेट का यहाँ पर एक डायग्राम मैंने देखा, दिख पा रहे हो आप?
ये एक रिविट है, ठीक है, ये एक रिविट है, ये दिख पा रहे हैं आपको सबको ना? यस सर। ये शेड स्क्रीन दिख रही है यस ना आपको? सर। तो ये एक रिविट है, एक फोटोग्राफ मैंने निकाली है रिविट की। तो इसमें जो इसकी लेंथ होगी वो ये वाला डिस्टेंस का क्या होगा, ये लेंथ होगा। तो रिविट लेंथ अगर कोई बोलेगा आपको तो ये आपका क्या होता है, रिविट लेंथ होता है। ये वाला आपका क्या होता है, शैंक हेड होता है। इस टर्म को बोलते हैं शैंक हेड। हेड है, ये टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है। और ये जो आपका होता है यहाँ से लेके ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है आपका फाई, वेयर फाई इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट, ठीक है। और नॉमिनल डाया जो होता है और वो जो रिविट होल होता है, रिविट होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉमिनल डाया। क्यों? तभी जाके ये जो आपका रिविट है ये उस होल में प्रॉपरली एडजस्ट हो पाएगा। अगर आपका रिविट होल छोटा हुआ और रिविट डाया बड़ा हुआ तो क्या होगा, वो आप उसको नहीं रिविट नहीं कर पाएंगे उस होल में। अगर होल आपका बराबर हुआ रिवेट डाई के बराबर तो क्या होगा, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। तो प्लेट में या जिस भी आप जॉइंट में आप इसे पुट कर रहे हो, ठीक है, इम्पार्ट कर रहे हो, वहां पर क्या होगा, आपकी वेयरिंग एंड टेयरिंग एक्शन हो सकता है। तो जो आपका बोल्ट का या रिवेट का जो डायमीटर होता है, होल होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ इसमें नोट्स बनाए थे। तो अगर हम बात करें रिवेटेड कनेक्शंस की, तो रिवेट में आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पर बताया कि ये आपका क्या है, शैंक हेड है ये वाला पार्ट, एंड दिस इज द लेंथ, ओवरऑल लेंथ। अगर हम बात करें यहाँ टॉप से बिल्कुल बॉटम तक थी तो ओवर आपकी ओवरऑल ओवरऑल लेंथ होगी। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये इसकी नॉमिनल लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ द रिवेट होगी। तो जनरली आपको डायमीटर गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, डायमीटर आपको नहीं गिवन होता। तो आपने एक टर्म उसमें सुना था अनविन्स फॉर्मूला, या कोई कोई लोग इसे उनविन्स फॉर्मूला के नाम से भी स्पेल करते हैं, ठीक है। तो उनविन्स फॉर्मूला आपकी क्या हेल्प करता है कि व्हेन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट और बोल्ट इज नॉट गिवन टू यू, अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर नहीं गिवन है तो आपको कैसे आप डाया कैलकुलेट करोगे, यू कैन कैलकुलेट द डाया यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज नोन एज उनविन्स फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला इसमें क्या है कि फाई इज इक्वल टू 6.01 अंडर रूट टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है। थिनर प्लेट का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कनेक्शन बनाने के लिए दो मटेरियल आपको चाहिए, है ना, दो मटेरियल होनी चाहिए। तो उसमें मान लो फर्स्ट मटेरियल आपका ये एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट आपकी ये है, इसको आपको जोड़ना है। एक तो हमने इसको क्या करा, ओवरलैप कर दिया एक डिस्टेंस से। तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, अपने रिवेट को ड्राइव करेंगे। रिवेट हमने लगाया इस तरीके से और यहाँ से भी हमने इसे क्लोज कर दिया इस रिवेट को। तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूं 1 और 2, इन दोनों प्लेट में से जिस भी प्लेट की जो थिकनेस है वो कम होगी उसको हम लोग यहाँ टी पे यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? जो फाई निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाएंगे आप, अनविन्स फॉर्मूला, दैट इज 6.01 अंडर रूट टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो इन दोनों प्लेट में से जो भी थिकनेस जिसकी कम होगी आप उसे कंसिडर करोगे, ठीक है। तो इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी फाई की। अब फाई की जो वैल्यू है आप इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन करा है कि लेटर सपोज आपने इसमें पुट करा, ठीक है, और आपका फाई निकल के आया 18.6 mm। तो जैसे आप आरसीसी में करते थे तो जैसे आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, हमेशा राउंड ऑफ अपर साइड में करेंगे। तो अगर 18.6 है तो आरसीसी में हम इसे 19 mm लेते। पर इसमें आप देखेंगे कि यू हैव टू टेक 18 mm और 20 mm। अब हमने 19 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक मैंने मेंशन करा कि नॉमिनल डायर रेंज जो हम जनरली रिवेट यूज करते हैं उसकी डायमीटर जो आपको मार्केट में अवेलेबल है वो किस किस डाया के अवेलेबल है, 5 mm, 8 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 एंड 28। ये आपके नॉमिनल डाया की रेंज है दैट इज अवेलेबल इन मार्केट। जो रिवेट है आपके वो इतने सारे डाया के फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप 19 mm देखेंगे तो 19 mm इसमें नहीं है। तो आपको वही डायमीटर यूज करना है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर 18.6 निकल के आता है
तो आप इसमें देखेंगे या तो आप 18 mm का यूज़ करें या 20 mm का यूज़ करें, ये दोनों डायमीटर आपके अवेलेबल है इसमें। ठीक है, और इसमें एक नोट करने की बात ये भी है कि 16 mm से लेके 22 mm तक की जो रेंज होती है वो हम लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का मतलब जो स्टील स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे, हैवी स्ट्रक्चर्स, हैवी या थोड़ा कम लोड के लिए जो बनाएंगे, वो आप उसमें आप 16 mm से 22 mm तक की रेंज को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से, अनविन फॉर्मूले से जो भी आपकी वैल्यू है, यू हैव टू कोरिलेट इट विद द रेंज ऑफ द नॉमिनल डाया गिवन फॉर रिवेट। तो इन रेंज में से आप देखोगे वो किस रेंज में पड़ रहा है, या तो लोअर साइड या अपर साइड। ठीक है, अगर आप उसमें मेंशन है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए करना है तो आप 16 से 22 की रेंज पे ही प्रीफर करेंगे। तो अगर मान लो 14.5 आ जाता है इसमें निकल के, तो 15 ना लेके आप 16 लोगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए आपको 16 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि डायमीटर ऑफ होल, इसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जिनमें से पहला टर्म है आपका डायमीटर ऑफ होल और ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। जो डिनोट करते हैं डायमीटर ऑफ होल हम डिनोट करते हैं डी से, और ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट हम डिनोट करते हैं डी नॉट से। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो डी होता है डायमीटर होल, हमें निकालना है कि होल का डाया डिपेंड करेगा कि कौन सा रिवेट इस्तेमाल हो रहा है। तो डायमीटर ऑफ होल इज कैलकुलेटेड बाय नॉमिनल डाया दैट इज फाइव ऑफ रिवेट प्लस 1.5 mm, और नॉमिनल डाया फाइव प्लस 2 mm। अब इसमें दो फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आगे मार्क करा है मैंने रेड कलर से कि अगर फाइव आपका जो रिवेट का डाया है इट इज लेस देन और इक्वल टू 25 mm, अगर ये 25 mm से छोटा या उसके बराबर है, तो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे 5 प्लस 1.5 mm। ठीक है, और अगर आपका जो 5 निकल के आया है, चाहे वो अनविन फॉर्मूले से आया है या हो सकता है आपको गिवन हो, तो उसमें जो 5 अगर आपका 25 mm से ज़्यादा है, 5 मतलब डाया ऑफ रिवेट, आपका अगर 25 mm से ज़्यादा निकल के आया है तो फॉर्मूला यूज होगा आपका नॉमिनल डाया 5 प्लस 2 mm। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म दे रखा है 1.5 और 2 mm, ये क्यों हम लोग ऐड कर रहे हैं? ये होता है आपका क्लियरेंस। क्लियरेंस जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो फिगर में, मैं इसको और थोड़ा क्लियर बनाता हूँ कि लेट अस सपोज ये जो है ये आपका होल का डाया है, और रिवेट जो इसमें जाएगा उसका डाया इतना है। ठीक है, इतना गैप नहीं होता, पर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये बड़ा बना रहा हूँ। तो इसमें ये वाला जो गैप है, ये जो गैप है डायमीटर ऑफ होल और रिवेट का जो डायमीटर है, उनके बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है जो ग्रीन कलर से शो करा है, ये आपका होता है क्लियरेंस। इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, अब क्लियरेंस देखोगे, अगर आप 25 mm से छोटा अगर रिवेट डाया है तो क्लियरेंस प्रोवाइडेड विल बी 1.5 mm, और अगर जो डायमीटर ऑफ रिवेट अगर 25 mm से बड़ा है तो उसके केस में जो क्लियरेंस प्रोवाइडेड विल बी 2 mm। अब क्लियरेंस हम लोग क्यों करते हैं, यहाँ पर आप देखो मैंने मेंशन भी करा है, क्लियरेंस बेसिकली क्या है, प्लेट कैन मूव बाय दिस वैल्यू व्हेन लोड इज अप्लाइड। तो जब इसमें लोड अप्लाइड होगा तो इतने पोर्शन पे क्या होगा, इतने पोर्शन पे जो भी क्लियरेंस आपको गिवन है, इतने पोर्शन पे आपका रिवेट मूव कर सकता है। तो मूव कर रहा है तो इसीलिए आपने देखा, जैसे अब शुरू में हमने बताया था कि रिवेटेड कनेक्शन किस में आता है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लेक्सिबल कनेक्शन। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लियरेंस वैल्यू। तो जितना क्लियरेंस होगा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रिवेट है वो बिना टूटे या प्लेट को बिना तोड़े या टीयर करे, वो थोड़ा बहुत क्या करेगा, फ्लेक्सिबल मूवमेंट देगा, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट दे सकता है। इसीलिए आप देखो, अब इसे हैवी लोड में हम लोग कंसिडर नहीं करें, क्योंकि हैवी लोड में अगर आपका मूवमेंट होगा तो क्या होगा, आपके वेयरिंग एंड टेयरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ना, तो सर इसमें ये रोल ऑफ क्लियरेंस आ जाता है कि रोल ऑफ क्लियरेंस क्या है, इट प्रोवाइड्स द मूवमेंट टू द रिवेट, या आप बोल सकते हो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द रिवेट। इसीलिए रिवेट आपका फ्लेक्सिबल कनेक्शन के अंदर फॉल करता है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें हम लोग क्लियरेंस की, देखो इसमें जैसे लिखा है इट इज प्रोवाइडेड, क्यों प्रोवाइड करते हैं, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द स्मूथ इंस्टॉलेशन ऑफ रिवेट या बोल्ट। रिवेट और बोल्ट क्योंकि दोनों फ्लेक्सिबल में आते हैं,
क्लियरेंस दोनों में प्रोवाइड होता है, तो ये आपका स्मूथ इंस्टॉलेशन के लिए होता है। वरना अगर डायमीटर ऑफ होल और डायमीटर ऑफ रिवेट आपका बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, आपको उसको इंस्टॉल करने में क्या होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब फोर्स लगाओगे, मान लो ये प्लेट है आपकी, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, इस प्लेट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वेयरिंग एंड टेयरिंग हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जो प्लेट है जिसमें हमें रिवेट करना है, हम लोग जो डायमीटर ऑफ रिवेट होगा, ठीक है, होल होगा, उसका साइज हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, किससे, रिवेट से, ताकि क्या हो, आपका स्मूथ इंस्टॉलेशन ऑफ रिवेट हो पाए और इतने में ये मूव भी करेगा तो आपका विदाउट फेलिंग द प्लेट और द मटेरियल द रिवेट विल सस्टेन। तो इसीलिए ये आपका फ्लेक्सिबल कनेक्शन के अंदर आता है। अब इसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है कि परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रिवेट। अब परमिसिबल वैल्यूज मतलब क्या है कि रिवेट आपका कितना स्ट्रेस को बियर कर सकता है अंदर नॉर्मल कंडीशन। जब अगर हम उसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो कितना स्ट्रेस को बियर करेगा। स्ट्रेस आपको पता है कि ड्यू टू फोर्स आता है ना, फोर्स का एक तरह से रिएक्शन है कि फोर्स, कितना फोर्स वो झेल सकता है, जितना स्ट्रेस उसके अंदर बियर होगा, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें टेबल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेबल है। टेबल में आपको पहले टेबल में जो पहला कॉलम है उसमें दिया है टाइप ऑफ रिवेट, दूसरे में दिया है एक्शियल टेंशन, क्योंकि आप देखोगे अगर प्लेट हमने लगाई है, दो प्लेट को हमने ज्वाइन करा है, तो प्लेट को हमने ज्वाइन किया और लोड आपका दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें इस पोर्शन पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। इस पोर्शन में आपका टेंशन आएगा, तो एक्सियल टेंशन कर रहे हैं क्योंकि एक्सियली लोडेड की बात करें। शेयर कितना आएगा इसमें मेगा पास्कल में, और बियरिंग कितना आएगा मेगा पास्कल में। बियरिंग कैपेसिटी है, मतलब इतने शेयर को वो बियर कर सकता है। तो इसमें दो टाइप के कंडीशन होती है रिवेट में, एक तो होता है पावर ड्रिवन, एक होता है हैंड ड्रिवन। ये भी हमने डिस्कस किया था। पावर ड्रिवन अगर वो वर्ड से ही दिखा रहा है तो पावर ड्रिवन क्या है, विच इज इंस्टॉल्ड विद द हेल्प ऑफ सम मशीनरी या विद द हेल्प ऑफ सम टूल। तो पावर ड्रिवन के आप देखोगे जो एक्सियल टेंशन वैल्यू होती है वो 100 यूनिट होती है, और शेयर जो आपका बियर शेयर इसमें से जो क्रिएट होता है वो 100 मेगा पास्कल का होता है, और उसकी बियरिंग कैपेसिटी आपकी 300 मेगा पास्कल की होती है। जबकि हैंड ड्रिवन जो हम करते हैं विदाउट यूजिंग सम मशीन, हम मशीन इसमें मैकेनिकल टूल हो सकता है जो मेनली ह्यूमन फोर्स से या ह्यूमन पावर से चलेगा। तो हैंड ड्रिवन जो आपका रिवेट होता है उसकी एक्सियल टेंशन वैल्यू होती है 80, शेयर वैल्यू होती है 80 मेगा पास्कल, एंड बेयरिंग कैपेसिटी आपकी होती है 250 मेगा पास्कल। तो आप देख रहे होंगे इसमें पावर ड्रिवन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हैंड ड्रिवन। इसीलिए क्या होता है, जो हैवी मशीन्स होती हैं, हैवी लोड बियर करने के लिए यहाँ पर आपका रिवेटेड कनेक्शन बनता है, वो हमेशा फैक्ट्री मेड होता है, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है, पावर ड्रिवन होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो कंक्लूजन बेसिकली क्या है, अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा कंक्लूजन रिविट का क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा कि जो फील्ड रिविट होते हैं, अभी रिविट भी आप पढ़ोगे, एक फील्ड रिविट होते हैं, एक शॉप रिविट होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, एक फील्ड रिविट होते हैं, एक शॉप रिविट होता है। जैसे आपने आरसीसी में एक टॉपिक पढ़ा था, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन, है ना, या प्री कास्ट और आप इन सीटू कास्ट। तो उसमें उसी की तरह फील्ड रिविट, रिविट क्या होते हैं, जो हम लोग फील्ड में आके करते हैं, मतलब ऑन साइट में आके, कोई ब्रिज बन रहा है तो उसके पार्ट्स लेके आए और हम लोग वहाँ असेंबली कर रहे हैं, या कोई ट्रस के पार्ट्स लेके आए, स्ट्रट्स लेके आए, उसके मेंबर लेके आए और उसको हम लोग उस जगह पे असेंबल कर रहे हैं, तो जब वो रिवेटिंग होगी दैट इज नोन एज फील्ड रिवेटिंग। और जो हम पूरा का पूरा मेंबर बना के ला रहे हैं किसी शॉप से या किसी फैक्ट्री से, ठीक है, जो पहले से ही बना हुआ है, प्री कास्टेड है, तो इस वो वाला आपका कहलाता है शॉप रिवेट। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे फॉर फील्ड रिवेट परमिसिबल स्ट्रेस आर रिड्यूस्ड बाय 10%, क्योंकि फील्ड में हम बनाएंगे तो वो फिनिश नहीं दे सकते हम लोग जो कि फैक्ट्री में होती है। ठीक है, तो जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हम लोग यूज कर रहे हैं एज पर द टेबल, उसको हम लोग 10% घटा के मानेंगे कि इतना स्ट्रेस ही बियर कर पा रहा है। तो लेट अस सपोज अगर 100 मेगा पास्कल ये स्ट्रेस डेवलप कर पाता था फैक्ट्री में या जो आइडियल कंडीशन है, तो इसमें से क्या होगा, जब आप इसे फील्ड में पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये 10% लेस हो जाएगा फील्ड में।
ठीक है, क्यों फील्ड में, क्योंकि लॉसेस के चांसेस बढ़ेंगे, और वो लॉसेस कितने तक मैक्सिमम हो सकते हैं, इट कैन बी मैक्सिमम अप टू 10%। ओके, इसके बाद इसमें आता है सेकंड पॉइंट जो है कि पावर ड्रिवन रिवेट हैव अप्रॉक्स 20% मोर स्ट्रेंथ देन हैंड ड्रिवन रिवेट, जो कि हमने अभी टेबल में देखा ही है। यहाँ पर हमने टेबल में देखा है कि पावर ड्रिवन का जो वैल्यू है वो हैंड ड्रिवन से हमेशा ज़्यादा है। तो आप देखोगे 100 और 80 में देखेंगे आप कितने का गैप है, लगभग 20 का गैप है, तो वही 20% मोर इफेक्टिव है आपका देन हैंड ड्रिवन। तो पावर ड्रिवन इज अप्रॉक्स 20% मोर स्ट्रेंथ देन हैंड ड्रिवन रिवेट। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट है आपका, अगर विंड और अर्थक्वेक फोर्स को हम कंसिडर करें, लेट अस सपोज हम ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो आपका विंड लोड और आपका अर्थक्वेक जोन में बना है, तो वहाँ पर जो हम लोग कंसिडर करेंगे, वहाँ पर हम लोग जो परमिसिबल स्ट्रेंथ कंसिडर करेंगे वो 20% मोर कंसिडर करेंगे। मतलब हमें जो अपना रिवेट इसमें बनाना है वो 25% मोर स्ट्रेंथ के लिए बनाना पड़ेगा अगर विंड और अर्थक्वेक लोड आता है। ठीक है, तो इसमें जो एफिशिएंसी ऑफ रिवेट है वो बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि क्या है, विंड और अर्थक्वेक फोर्स भी इसमें लग रही है। नॉर्मल कंडीशन में तो वो एज पर टेबल बनेगा, पर अगर जब हम लोग विंड और अर्थक्वेक लोड कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें हमें परमिसिबल वैल्यूज को 25% मोर इंक्रीज करके उस जगह पे इम्प्लीमेंट या इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका कोल्ड ड्रिवन रिवेट। कोल्ड ड्रिवन मतलब जो बिना गर्म करे हम लोग लगा रहे हैं। जनरली आप देखोगे, आपको मैं वीडियोस भी इसमें शेयर करूंगा कि हॉट ड्रिवन और कोल्ड ड्रिवन में क्या होता है। हॉट ड्रिवन में क्या करते हैं, वो रिवेट को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, हीट करते हैं जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस रिवेट को इंस्टॉल करते हैं। जबकि अगर बात करें हम लोग कोल्ड ड्रिवन की, तो कोल्ड ड्रिवन में सीधा रिवेट को हम लोग मैकेनिकल तरीके से या हैंड ड्रिवन तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। तो कोल्ड ड्रिवन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है हॉट ड्रिवन से। क्यों? क्योंकि जो हॉट ड्रिवन होता है वो हीटेड होता है, रेड हॉट होता है, उसमें मोल्डिबिलिटी होती है, मतलब वो थोड़ा अपनी शेप को चेंज भी कर सकता है क्योंकि अभी टेम्परेचर हाई है। तो जब हम उसे पुट करते हैं रिवेट में, तो वो क्या होता है, फर्दर उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। अब मूवमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, रिवेट की कंडीशन आपको पता है कि इट शुड बी फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर आपको ये देख पा रहे हो कि लेट अस सपोज ये जो कनेक्शन है, ये दो प्लेट्स को हमने जो रिवेट लगाया है ये हॉट ड्रिवन है, तभी मैंने इसे रेड कलर से शो करा है। तो जब इसे हम लोग इस होल के अंदर कास्ट करेंगे, इस होल के अंदर कास्ट करेंगे जो उसका डायमीटर होगा, तो ये क्या करेगा, गर्म होने की वजह से ये जब जब इसे इंस्टॉल करेंगे और टेम्परेचर इसका कूल डाउन होगा, तो ये क्या करेगा, इस सरफेस से चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा, तो इसमें क्या होगा, फर्दर कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, चिपकने की वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और जो रिवेट की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाती सारी। तो इस वजह से कोल्ड ड्रिवन की स्ट्रेंथ को हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू हॉट ड्रिवन। ठीक है, इसके बाद अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं कि डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब रिवेट वाला पार्ट यहाँ खत्म हो गया, बोल्ट का शुरू हो गया, है दोनों ही फ्लेक्सिबल, पर हम लोग अब जब इसके बाद जो रिवेट या बोल्ट बोलेंगे तो उसका मतलब है कि हम बोल्ट का ही डिजाइन पढ़ रहे हैं। तो बोल्ट में और रिवेट में क्या डिफरेंस है, बोल्ट रिवेट आपका क्या था, पूरा का पूरा स्मूथ था, पूरा का पूरा स्मूथ था, उसमें एक शैंक था, और इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे, और दूसरी तरफ से भी इसको क्या कर रहे थे, फोर्स लगा के इस तरह से दोनों तरफ से हेड प्रोवाइड करके बीच में प्लेट्स को बांध दे रहे थे। जबकि आपका बोल्ट में ऐसा नहीं है। बोल्ट में क्योंकि एक नट और स्क्रू का सिस्टम होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो पार्ट्स होते हैं जो उसकी तीत से उठे होते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, थ्रेड का मतलब हो गया आपका, जैसे आपने सुना होगा चूड़ी होती है, जिसके ऊपर क्या होगा, ये बोल्ट चलेगा, मूव करेगा। ठीक है, और जो इसका आप देखेंगे, आपने इस टाइप का भी बोल्ट देखा होगा कि इसमें कुछ पार्ट में तो थ्रेड रहता है और कुछ पार्ट में स्मूथ रहता है। तो जो स्मूथ वाला पार्ट है वो सिमिलरली रिवेट की तरह हो गया शैंक, और जो अपर पार्ट है जिसमें हम लोग रेंच से या स्क्रू से हम लोग इसको कसते हैं, तो वो आपका कहलाता है हेड। इसमें इस तरह से शेप्स दी होती, ग्रिप्स दी होती, ताकि आप उसे रेंच या आप जो चाबी जिसको आप बोलते हैं उसकी हेल्प से आप इसको मूव कर सकते हैं, नट पे कस सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें जो देखेंगे आप, ये वाली जो लेंथ होती है जहाँ तक आपके थ्रेड होते हैं वो आपकी कहलाती है थ्रेड लेंथ।
जहां पर स्मूथ पार्ट है, जहां पर शैंक होता है, वो आपका कहलाता है ग्रिप लेंथ। तो आपने देखो ग्रिप लेंथ में हम लोग रबड़ वॉशर या स्टील प्लेट, छोटी छोटी जो स्टील वॉशर्स होते हैं वो लगा देते हैं। वो क्यों होता है? ताकि ग्रिप बनी रहे। वरना जब ये नट इसमें कसेगा, जब इसमें कसेगा इस तरीके से, तो उसको ग्रिप बनाने के लिए भी कुछ पार्ट चाहिए, तो वो शैंक आपका वो चीज़ उसे प्रोवाइड करता है। शैंक पे हम जो रबड़ वॉशर्स होते हैं या स्टील की जो पतली पतली प्लेट्स होती हैं, हम लोग पुट करके इसमें ग्रिप बनाते हैं। और जो ओवरऑल लेंथ है फ्रॉम बॉटम ऑफ द बोल्ट टू द शैंक या थ्रेड, अगर सिर्फ थ्रेड है तो थ्रेड तक का, वो आपका कहलाएगा नॉमिनल लेंथ। ठीक है, हेड का पार्ट छोड़ के जितना बचा जो बोल्ट होता है वो आपका नॉमिनल लेंथ में आता है। ठीक है, ओवरऑल लेंथ क्या होगी? नॉमिनल लेंथ प्लस द दिस डिस्टेंस, जो हेड का डिस्टेंस होगा ये ऐड करके ओवरऑल लेंथ ऑफ द बोल्ट आ जाएगी। तो इसमें अगर हम बात करें कि नॉमिनल डाया जो होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, सिमिलरली रिवेट की तरह। वो क्या होता है? शैंक डाया ऑफ बोल्ट। तो जितना ये शैंक का जो डाया होगा वही आपका बोल्ट का डाया भी कहलाता है। या अगर शैंक नहीं है, सिर्फ थ्रेड है, तो थ्रेड का जो डाया होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डाया ऑफ द बोल्ट। ठीक है, और डाया ऑफ होल हम निकालना, जैसे रिवेट के केस में हमने निकाला, तो बोल्ट के लिए भी हम जो होल करेंगे तो डाया ऑफ होल उसको डिनोट करेंगे डी नॉट से। ये आपके लिए को टेबल दिया है कि इसमें नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट इन और उसके लिए क्लियरेंस कितना दिया जाएगा, जैसे कि ऊपर आपने रिवेट के लिए पढ़ा था। तो अगर बोल्ट का डाया 12 टू 14 का है, तो क्लियरेंस प्रोवाइडेड विल बी 1 अगर बोल्ट का डाया 16 से 24 है, 16 टू 24 है, तो क्लियरेंस प्रोवाइडेड विल बी +2। और अगर बोल्ट का डाया ग्रेटर देन 24 है, तो क्लियरेंस प्रोवाइडेड विल बी +3। तो बस आपको ये पता लगा, आपको जो होल का जो डायामीटर होता है वो डिपेंड करता है आपका डायामीटर ऑफ रिवेट या बोल्ट प्लस क्लियरेंस, कितनी क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब क्लियरेंस आप देखोगे जहाँ भी आपके फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं या कनेक्शंस हैं, वहां सब जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका टेबल है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग दो तरीके से, ASB और ANB। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट में अगर हम बात करें तो बोल्ट के दो पार्ट हैं। ठीक है, एक तो शैंक वाला पार्ट हो गया और एक टोटल बोल्ट का पार्ट हो गया जिसमें थ्रेड होंगे आपके। तो शैंक एरिया ऑफ बोल्ट इज डिनोटेड बाय ASB। ठीक है, शैंक ऑफ बोल्ट, ASB में एरिया, S फॉर शैंक एंड B फॉर बोल्ट। तो ASB हम निकालेंगे π/4 d² से, क्योंकि आपको पता है जो शैंक का डाया होता है वही बोल्ट का डाया होता है, तो उसमें हमने D ले लिया। और नेट एरिया ऑफ बोल्ट या नेट एरिया में आपका क्या होगा? एरिया ऑफ थ्रेड पोर्शन ऑल्सो। तो ANB से हम दिखाएंगे, ANB से डिनोट कर रहे हैं, ANB इक्वल टू 0.78 π/4 d²। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये वाला पार्ट ASB है शैंक का, और ये वाला पार्ट जो दिखा रखा है ये देखो ANB है। ठीक है, और जो आपका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है या जो ANB वाला पार्ट है, ये इट इज ऑल्सो नोन एज प्रूफ एरिया ऑफ बेयरिंग बोल्ट। प्रूफ एरिया मतलब कि इतने ही पोर्शन पे आपके स्ट्रेस डेवलप होंगे। जो आपका हेड है वो सिर्फ एक फ्रिक्शन बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, जो आपका एरिया रिस्ट्रिक्शन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो आपका शैंक प्लस थ्रेड, अगर दोनों है उसमें तो दोनों से मिलके ही आपका क्या होगा? स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो दैट एरिया इज नोन एज प्रूफ एरिया ऑफ बेयरिंग बोल्ट। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट हो गया, डायामीटर कैलकुलेट हो गया। अब स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? अब इसमें जैसे आपको क्वेश्चन इसमें मैंने आपको भेजा भी था कि स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ बोल्ट और द प्रॉपर्टी क्लास ऑफ बोल्ट। इन दोनों में से जो भी आपको गिवन होगा वो आपको स्ट्रेंथ सिग्निफाई करेगा। तो लेट अस सपोज आपको उसने बोल्ट का ग्रेड दे रखा है। ठीक है, तो इफ ग्रेड ऑफ बोल्ट इज 4.6, तो 4.6 ग्रेड से आप क्या समझते हैं? तो 4.6 की अगर हम बात करें तो 4.6 में जो दो नंबर हैं, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद, तो डेसिमल से पहले जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, वो डिनोट कर रहा है आपका, इट इज द नंबर विच इंडिकेट्स 1/100 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये डिनोट करता है FUB वैल्यू।
ठीक है, एफ यू बी वैल्यू को डिनोट करता है जो डेसिमल से पहले का नंबर होता है ग्रेड में। तो इसका मतलब क्या है, 1/100 ऑफ एफ यू बी इज इक्वल टू दिस नंबर दैट इज 4। तो ये हमने करा 1/100 ऑफ एफ यू बी इज इक्वल टू 4। तो इससे एफ यू बी निकल गया है, एफ यू बी इक्वल टू 4 इंटू 100 विच बिकम्स 400 मेगा पास्कल। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ कि एफ यू बी आपको निकालना है, तो एफ यू बी क्या होगा, डेसिमल से जो पहले का नंबर है इनटू 100 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ यू बी, वेयर एफ यू बी इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सिमिलरली डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो इंडिकेट करता है रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं एफ वाई बी से। ठीक है, जो डिनोट करता है एफ वाई बी से। तो अगर एफ वाई बी इसमें देखोगे क्या दे रखा है कि रेशियो है इसमें किस किस का, आपकी यील्ड स्ट्रेंथ टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एफ आई बी अपॉन एफ यू बी इक्वल टू द नंबर, वो हम लोग डेसिमल के साथ ही लिखेंगे 0.06। तो इसमें अगर आपको एग्जाम्पल के लिए, अब इसमें एफ आई बी आप 4.6 के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो एफ आई बी क्या होगा, एफ आई बी विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू 400। तो ये आपका 240 मेगा पास्कल निकला है। तो अगर हम बात करें 4.6 ग्रेड से क्या पता चलता है आपको, एक तो आपको एफ यू बी पता चलता है, दूसरा आपको एफ वाई बी पता चलता है। एफ यू बी आपका कितना निकल के आया, 400 मेगा पास्कल, और एफ आई बी आपका कितना निकल के आया, 240 मेगा पास्कल। तो आपने सिर्फ ग्रेड की हेल्प से ही दो वैल्यूज ऑफ बोल्ट निकाल ली, दैट इज एफ यू बी एंड एफ आई बी, अल्टीमेट एंड यील्ड। ठीक है, तो ये तो था जब आपको प्रॉपर्टी ऑफ बोल्ट दे रखा है। अगर आपको ग्रेड दे रखा है, उसने ग्रेड जैसे आपने कंक्रीट में पढ़ा था कि M20 M30 होता है, तो जैसे अगर आप मान लो इसमें आपको इसने दिया है कि आप M20 बोल्ट इस्तेमाल करें, ठीक है, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो कितनी दे रखी है, 5.6। इसका मतलब क्या है कि जो 20 ये जो नंबर है ये आपको दिखा रहा है डायमीटर। तो डायमीटर आपको कितना गिवन है, 20 mm, विच इज डिनोटिंग दिस। डी नॉट आपने निकाला क्योंकि ये बोल्ट है, ठीक है, और 20 mm में तो कितना क्लियरेंस था उसमें, 20 था, 2 था। तो 20 + 2 22 mm। तो इससे आप ए एस बी निकाल सकते हैं। फिर ए एस बी जो एरिया ऑफ एस का मतलब आपको बताया था शैंक ऑफ बोल्ट, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो π/4 20 का स्क्वायर, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली आप ए एन बी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है, जो थ्रेड वाला पार्ट होगा 0.78 इंटू π/4 डी स्क्वायर, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो ए एस बी भी निकल गया, ए एन बी भी निकल गया। इसके बाद आप निकाल सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको पता है, जो भी नंबर पॉइंट से पहले दे रखा है दैट इज 5, इसके केस में 5 दे रखा है, तो उसको आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 इंटू 100 500 मेगा पास्कल। और जो पीछे का नंबर है, डिजिट के बाद का नंबर है, उसको डेसिमल के साथ लेते हुए आप एफ यू बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एफ यू बी आपका 500 था, और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 0.6 है, तो दैट बिकम्स 300 मेगा पास्कल। तो आप सिर्फ इस वैल्यू से, आपको मैंने ग्रेड एंड प्रॉपर्टी ऑफ अगर बोल्ट दिया है M20 और ग्रेड 5.6 दिया है, तो आप उससे इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। पर इसके लिए प्री रिक्विजिट आपको क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो टेबल में क्लियरेंस कितना है फॉर डेफिनेट डाया ऑफ बोल्ट या रिवेट, और आप पे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला आपको ए एन बी के लिए याद होना चाहिए कि वो टोटल ए एस बी का 0.78 टाइम्स होता है, ठीक है। और एफ यू बी और एफ आई बी का आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर है, अगर 5.6 है इसमें ये पहला नंबर क्या डिनोट करता है और डेसिमल के बाद का नंबर क्या डिनोट करता है। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो यू कैन इजली डू द न्यूमेरिकल्स ऑन रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन, दोनों के लिए कंडीशन इसमें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरी तरफ से आपको एंड होता है। अब अगर आपकी कोई इसमें क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।